हेलो आरसी फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा आणविक असमितता, क्रियलता तथा प्रतिबिंब रूप के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक बच्चों आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है। बच्चों, हम लोगों की जो मेन हेडिंग चल रही है वो ये चल रही है कि हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में त्रिविम रासायनिक पहलुओं को समझ रहे हैं। मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम त्रिविम समावियता को देख रहे हैं, 3D केमिस्ट्री को देख रहे हैं। और इसका डिस्कशन बच्चों हम 5 पॉइंटों में करेंगे, जिसमें नंबर 1 पॉइंट इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूं, जिसमें हमने डिस्कशन किया था समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवन घूर्णकता का। और आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों में आणविक असमितता, क्रियलता तथा प्रतिबिंब रूप के बारे में। और आज के लेक्चर का मेरा यही टारगेट है कि इस टॉपिक को बच्चों में इतनी बेहतरीन तरीका से क्लियर करवाऊंगा कि दोबारा कभी आप लोग इस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये आणविक असमितता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये समझाता हूं कि आणविक असमितता का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक लुईस पाश्चर नाम का साइंटिस्ट था, जो कि मैंने लिख भी रखी है। लुईस पाश्चर नाम का साइंटिस्ट था, उसने सन 1848 में एक बात बोली थी। उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने अपनी एक बात बोली थी। और अपनी बात में उसने क्या बात बोली थी कि भाई कोई भी अणु हुआ या कोई भी यौगिक हुआ, उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रतिबिंब रूपों में पाए जाते हैं। अब आप लोगों को पता है बच्चों, प्रतिबिंब रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो डी रूप होता है और एक एल रूप होता है। देखो भाई, जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम किससे शो करते हैं? डी रूप से, जिसको हम दक्षिण ध्रुवन घूर्णक बोलते हैं। उसको आपको पता प्लस से भी शो करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चरों में भी इन चीजों का डिस्कशन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने 1848 में क्या बात बोला है कि कोई भी अणु हुआ या कोई भी यौगिक हुआ वो क्रिस्टलीय रूपों में होता है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है। दर्पण प्रतिबिंब रूप का मतलब डी रूप और एल रूप के बारे में। तो जो किसी भी अणु या यौगिक की जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डी रूप। और जो दर्पण प्रतिबिंब में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कांच में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? एल रूप। इसको जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसको हम डी रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है। इसका कौन क्या होता है? दक्षिण ध्रुवन घूर्णक का। और जो मिरर में स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो दर्पण में स्ट्रक्चर दिखाई देती है बच्चों, वो होता है वाम ध्रुवन घूर्णक, जिसको हम माइनस से शो करते हैं। ठीक है ना? दक्षिण ध्रुवन घूर्णक को हम किससे शो करते हैं? प्लस से शो करते हैं। और वाम ध्रुवन घूर्णक को बच्चों हम माइनस से शो करते हैं। या आप लोग बोलना चाहो तो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक को डी से शो करते हैं और वाम ध्रुवन घूर्णक को बच्चों हम एल से शो करते हैं। ये बात किसने बोली थी? लूस नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना? फिर उसने क्या बात बोली थी कि भाई ये चीज ऐसे क्यों होता है? तो देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो त्रिविम समावयवी यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनका अनुसूत्र क्या होता है? समान होता है। संरचना सूत्र क्या होता है? समान। बस उनमें जो मेन अंतर होता है वो होता है 3D अरेंजमेंट का, त्रिविम समावयवी का। मतलब 3D अरेंजमेंट कैसा होता है कि किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में परमाणु या समूह की जो त्रिविम व्यवस्था होती है, अर्थात उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये बात किसने बोली थी? लुईस नाम के साइंटिस्ट ने सन 1848 में। एक बार मैं इसकी लैंग्वेज को पढ़ता हूं और दोबारा से इसको फिर समझाता हूं, तो आप लोगों के ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। फिर इसके और टॉपिकों पर हम डिस्कशन करेंगे आज के इसी लेक्चर में। तो देखो बच्चों, लुईस पाश्चर 1848 के अनुसार कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब रूपों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किस रूप में पाए जाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब रूपों में। और दर्पण प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक डी रूप होता है और एक एल रूप होता है। जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो डी होती है और जो दर्पण में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होती है वो बच्चों आप लोगों की एल रूप होता है। ठीक है? तथा इन दोनों क्रिस्टलीय रूपों के समान सांद्रता के जलीय विलयन समान मात्रा में, मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र समान होता है, अनुसूत्र समान होता है। बस जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है? परमाणु और समूहों के 3D अरेंजमेंट का डिफरेंट होता है। जो आप लोगों की वैलेंसी होती है वो 3D अरेंजमेंट रूप में व्यवस्थित होती है। यही मेन डिफरेंस होता है किसका? त्रिविम समावयवियों में। ठीक है ना? बाकी की अनुसूत्र
का समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, बस डिफरेंट होता है तो 3D अरेंजमेंट का होता है, ठीक है ना, समान मात्रा में। लेकिन विपरीत दिशा में ध्रुवन घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है, विपरीत दिशा का मतलब एक दक्षिण ध्रुवन घूर्णक होता है तो दूसरा कौन सा होता है, वाम ध्रुवन घूर्णक। एक को डी से या प्लस से शो करते हैं, एक को एल या माइनस से शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना। इनका ध्रुवन घूर्णन क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, एक का डी होता है, एक का एल होता है, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन में यह अंतर इन यौगिकों में परमाणुओं तथा समूहों की त्रिविम विविधता, मतलब विविधता को विन्यासी बोल सकते हो, में भिन्नता के कारण होता है। बच्चों अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्रिविम समावयवों का अनुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, बस जो मेन अंतर होता है वो 3D अरेंजमेंट में जो परमाणु और समूह जुड़े होते हैं बच्चों, उसमें अंतर होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये पूरी बात किसने एक्सप्लेन की है, लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट है। कब, सन 1848 में। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया भाई। आणविक असमर्थता के अंदर लुईस पाश्चर ने क्या बोली थी, ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, वो मैं डिस्कशन करूंगा असममित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु के बारे में, कि ये असममित कार्बन परमाणु क्या है या ये क्रेल कार्बन परमाणु क्या है। तो एक काम करता हूं, इसको तो मिटा देता हूं और असममित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा असममित कार्बन परमाणु को या क्रेल कार्बन परमाणु को या त्रिविम केंद्र को। देखो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एग्जाम में सवाल आप लोगों का किसी भी नाम से आ सकता है। जैसे कि आप लोगों से 1 नंबर की डेफिनेशन ऐसी पूछी जा सकती है कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। यदि असममित कार्बन परमाणु नाम से क्वेश्चन नहीं बना तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा भी बन सकता है कि क्रेल कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। यदि इस नाम से भी नहीं आता है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि त्रिविम केंद्र किसे कहते हैं। बच्चों तीनों नामों में से किसी भी नाम से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन बच्चों 1 या 1.5 नंबर का बनेगा। 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, या ऐसा पूछ सकता है वो आप लोगों से क्रेल कार्बन परमाणु किसे कहते हैं या फिर त्रिविम केंद्र किसे कहते हैं। किसी भी नाम से बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन बने, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए असममित कार्बन परमाणु की डेफिनेशन को बताता हूं विद एग्जांपल के साथ, और इतनी बढ़िया तरीका से डेफिनेशन बताऊंगा कि अभी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बताता हूं कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। और असममित कार्बन परमाणु की यदि मेरे हिसाब से मैं डेफिनेशन बना के बोलूं तो असममित कार्बन परमाणु की ये डेफिनेशन होती है कि कार्बन से जुड़े चारों समूह आप लोगों के अलग अलग होने चाहिए, या ऐसा बोल सकता हूं कि कार्बन की वो 4 वैलेंसी होती है, वो चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। यदि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है तो उस कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र। तथा उस यौगिक को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेल अणु या क्रेल यौगिक। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्या बात समझ में आई है कि असममित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र हम उसे बोलते हैं कि कार्बन से जुड़े जो 4 समूह होते हैं वो चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, या कार्बन से जुड़े चारों परमाणु अलग अलग होने चाहिए। या कम शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्रेल कार्बन परमाणु उसे कहते हैं कि कार्बन से जुड़े चारों परमाणु अलग होने चाहिए या कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। यदि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है तो उस कार्बन को हम क्रेल कार्बन कहते हैं तथा उस अणु को हम क्रेल अणु कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है जो मैंने नोट्सों के अंदर लिखवा रखी है आप लोगों के लिए। डेफिनेशन क्या है देखो मैं फिर बता देता हूं।
हेडिंग है आप लोगों की असममित कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र। किसी भी नाम से एग्जाम में 1 या 1.5 नंबर का आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को जवाब कैसे देना है कि जब किसी यौगिक में कार्बन परमाणु से जुड़े सभी 4 परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो, मतलब चारों वैलेंसी कार्बन की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं, असममित कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र कहते हैं। तथा इस प्रकार के अणु या यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, असममित या किरैल अणु या यौगिक कहते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। सौबातन की एक बात यह है कि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। यदि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है तो ऐसे कार्बन को किरैल कार्बन कहते हैं तथा ऐसे अणु को किरैल अणु कहते हैं। ये रही सौबातन की एक बात। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल आप लोगों का ये हो सकता है, जैसे जैसे कि मैंने यहां पर ये किसको लिख दिया, कार्बन को लिख दिया, ठीक है ना। और मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन से जुड़े चारों समूह या चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग। सपोज कीजिए कार्बन हो गया, एक समूह आप लोगों का ए हो गया, एक समूह आप लोगों का बी हो गया, एक समूह आप लोगों का सी हो गया और एक समूह आप लोगों का डी हो गया। मतलब इस कार्बन परमाणु से जो 4 समूह या 4 परमाणु मैंने जोड़े हैं वो चारों क्या है, अलग अलग। एक ए है, अलग है, एक बी है, ये भी अलग है, एक सी है, ये भी अलग है और एक डी है, ये भी अलग है। मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो इस कार्बन की यदि चारों वैलेंसी अलग अलग है तो इस कार्बन परमाणु को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, असममित कार्बन परमाणु या किरैल कार्बन परमाणु, या इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम केंद्र। त्रिविम केंद्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी केंद्र की वजह से अणु या यौगिक में प्रकाशिक समाव्यक्ता प्रदर्शित होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना भैया। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि आखिरकार इसको त्रिविम केंद्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों इस कार्बन परमाणु की वजह से कोई भी अणु या कोई भी यौगिक हुआ वो प्रकाशिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित करता है। और किरैल कार्बन परमाणु को बच्चों हम किससे शो करते हैं, स्टार से शो करते हैं। याद रखना, जो किरैल कार्बन परमाणु है ना उसको हम किससे शो करते हैं बच्चों, इस स्टार से शो करते हैं। तो जहां कहीं पर भी ये स्टार कार्बन के पास में लिखा मिल जाए या कार्बन के ऊपर लिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये किरैल कार्बन परमाणु है और ये अणु कौन है, किरैल अणु। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर मेन समझने वाली बात क्या है, आप बोलोगे सर ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये हुआ क्या, अभी मैंने एक पॉइंट बोली आप लोगों से, क्या इसको हम त्रिविम केंद्र भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यदि किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में त्रिविम केंद्र उपस्थित हुआ या किरैल कार्बन परमाणु उपस्थित हुआ तो वो अणु या यौगिक प्रकाशिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित करेगा। याद रखना, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता। सममिति का तत्व का मतलब ये हुआ कि उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन उपस्थित नहीं होगा। सममिति के तत्व का 2-3 क्लासों के बाद मैं इसका स्पेशल लेक्चर लूंगा, तब वहां पर डिटेल से बता दूंगा। सममिति के तत्व 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। इन तीनों को बच्चों मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बता दूंगा। ये क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। किसी भी अणु या किसी भी यौगिक में हम प्लेन लगाते हैं तो जो सममिति का तत्व होता है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये जो 3 प्लेन होते हैं ना, इन तीनों प्लेनों में से एक भी प्लेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता। जो किरैल कार्बन परमाणु होता है या जो किरैल अणु होता है उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन उपस्थित नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का प्लेन नहीं लगता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, असममित कार्बन परमाणु, किरैल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र, या असममित यौगिक बोल सकते हो, असममित अणु बोल सकते हो, किरैल अणु बोल सकते हो, किरैल यौगिक बोल सकते हो, त्रिविम केंद्र बोल सकते हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक एग्जांपल वैसा ही ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने 2-ब्यूटेनॉल ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया बच्चों, मैंने 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल की संरचना किस प्रकार की होती है, ये बीच में मैंने किसको ले लिया, कार्बन को ले लिया, इधर मैंने किसको ले लिया, OH को ले लिया, इधर मैंने किसको ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया, इधर मैंने एथिल समूह को ले लिया। एथिल समूह क्या होता है, C2H5, और इधर बच्चों मैंने किसको ले लिया, मेथिल समूह को। ये बच्चों जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर किसकी होती है, 2-ब्यूटेनॉल की। ये स्ट्रक्चर कौन सी है, 2-ब्यूटेनॉल की। गौर से देखिए इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन से ये जो बीच वाला जो आप लोगों का कार्बन है जिसको हम केंद्रीय कार्बन परमाणु बोलेंगे, अरे केंद्र में ही तो है, ये कार्बन परमाणु केंद्र में ही तो है, इसलिए इसको हम केंद्रीय कार्बन परमाणु बोलेंगे।
इस कार्बन की बच्चों चारों वैलेंसी अलग अलग है। इस कार्बन से CH3 एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल C2H5 को एथिल बोलते हैं, C2H5 मतलब एथिल ग्रुप एक अलग जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब इस कार्बन परमाणु से चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। और यदि इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का क्रेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु, या आप लोग इसको त्रिविम केंद्र भी बोल सकते हो, क्योंकि इसी केंद्र की वजह से कोई भी अणु या कोई भी यौगिक हुआ वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं है तो याद रखना वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। बच्चों एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कोई भी अणु या कोई भी यौगिक में यदि क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है तो बच्चों वो कभी भी प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ये पॉइंट है। अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद इस पॉइंट को भी मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दूंगा एक बार फिर, और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? इसी त्रिविम केंद्र की वजह से कोई भी अणु या कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन से जुड़े चारों समूह आप लोगों के अलग अलग होने चाहिए। और इस कार्बन को, जो क्रेल कार्बन होता है, उसको हम बच्चों किससे शो करते हैं? स्टार से शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना? और सौभातन की एक बात मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि असममित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु किसको बोलते हैं? कि कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह या चारों परमाणु या कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता यदि अलग अलग है तो ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्रेल कार्बन परमाणु बोलते हैं, तथा ऐसे अणु या यौगिक को हम क्रेल अणु या असममित अणु बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? और दो एग्जांपल आप लोग ले लेना, अगर दो नहीं ले तो इस एग्जांपल को ले लेना। अब आपका सवाल ये हुआ कि सर यदि एग्जाम में सवाल आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे? बच्चों एग्जाम में सवाल इस तरीका से पूछा जाएगा आप लोगों से, जो मैंने अभी बताया था कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, समझ जाना आप लोग। या फिर ऐसे बोल सकता है क्रेल कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, या फिर वो ऐसे बोल सकता है त्रिविम केंद्र किसे कहते हैं। तीनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा 1 या 1.5 नंबर का। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डेफिनेशन लिख देना, क्योंकि आपको पता है 1 या 1.5 नंबर में इतना ही लिखना होता है। ये डेफिनेशन लिख देना आप लोग, इस पूरी डेफिनेशन को लिख देना। बहुत बढ़िया तरीका से मैंने डेफिनेशन बनाई है इसकी, तो इस डेफिनेशन को लिख देना और इस वाले एग्जाम्पल को ले लेना आप लोग। ये तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया, और ये आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर किसी परमाणु या समूह को ले लिया। तो आप एक काम करना, इस ट्यूब्यूटेनॉल का आप लोग एग्जांपल ले लेना, ऐसे जैसे करते हुए इसका एग्जांपल ले लेना और इसको शो कर देना बच्चों, ठीक है ना? 1 या 1.5 नंबर आप लोगों का फिक्स है, कहीं पर काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी और डेफिनेशन को लिखने के बाद आपने एक एग्जांपल भी दे दिया। बात समझ में आ गई ना? अब देखो इसी टॉपिक के 2 पॉइंट और है, नोट्सों में लिखवा रखे, तो उनको फॉर्मेलिटी के रूप में उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे वो समझा दिए, लेकिन एक बार फिर से लिख के और समझा देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि वो नोट्सों के अकॉर्डिंग जो मैं चल रहा हूं ना, वो सारी चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। बच्चों में सारी चीज आप लोगों को मेरे नोट्सों के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, क्योंकि नोट्स जो मैंने बनाकर तैयार किए ना 12th क्लास के, इतने शानदार नोट्स है बच्चों। आप लोग देखना उन नोट्सों की क्वालिटी, मैंने रातों को जाग जाग के बच्चों वो नोट्स तैयार किए हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी है नोट्सों की कि मैं उन नोट्सों के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की सारी क्लासेस ले रहा हूं। जैसे कि ये क्लास ली, आप लोगों ने बढ़िया तरीका से समझ ली, समझने के बाद आप लोग नोट्सों में से जाकर उस चीज को एक बार फिर से देख लो। जैसे कि आज की मैंने जितनी भी क्लास लाई, ये दूसरे नंबर का टॉपिक मैंने करवाया, इस दूसरे नंबर के टॉपिक को आप लोग बढ़िया तरीका से मेरे से समझ लिया। समझने के तुरंत बाद आप नोट्सों में से जाकर एक बार उसकी पूरी लैंग्वेज को पढ़ लो, जितनी क्लास ली है वो टॉपिक वैसे ही याद हो गया, फिर अपनी फियर कॉपी में उतार दो। तो एक टॉपिक कितनी जगह से क्लियर हो गए? 3। मैं दावे के संग बोल सकता हूं आप कभी नहीं भूलोगे उस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि एक बार आपने मेरी क्लास ले ली, एक बार फिर तुरंत ही उसको नोट्सों में पढ़ लिया आप लोगों ने, और फिर वही नोट्स आप लोगों ने फियर कॉपी में उतार दिए। ये लो, हो गया। लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना होगा और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दोबारा भूलोगे ही नहीं। सिर्फ रिवीजन टाइम पर देख लेना, वो तुरंत क्लिक हो जाएगा, हाँ यार ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, सर ने ये चीज हमको पढ़वाई थी। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो चलो ठीक है, उन दोनों पॉइंटों को भी लिख देता हूं, जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ,
अभी ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि कोई भी अणु या कोई भी यौगिक यदि क्रेल हुआ या असम्मित हुआ तो वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्लेन उपस्थित नहीं होता। प्लेन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आप लोगों के लिए बताई है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हिंदी में इन तीनों को बोलते हैं बच्चों हम, एक सममिति का तल होता है, एक सममिति का अक्ष होता है, और एक सममिति का केंद्र होता है। ये तीनों ही तल या तीनों ही केंद्र बच्चों क्रेल कार्बन परमाणु में या क्रेल अणु में उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस लैंग्वेज को पढ़ के बता देता हूं, अभी एक्सप्लेन किया है कि देखो, वे अणु या यौगिक जो असम्मित होते हैं, असम्मित किसकी वजह से होते हैं? क्रेल कार्बन परमाणु की वजह से, अर्थात जिनमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, वे अणु या यौगिक प्रकाशिक समावयवता को दूसरा नाम क्या होता है? ध्रुवण समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, तथा इन यौगिकों में किसी भी प्रकार का कोई सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होता है। मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि कोई भी क्रेल अणु या क्रेल यौगिक हुआ, उसमें ना ही तो सममिति का तल होता है, ना ही सममिति का केंद्र होता है, और ना ही सममिति का अक्ष होता है। कोई सा भी तल उपस्थित नहीं होता, इसीलिए वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये पॉइंट आप लोगों का एक्सप्लेन हो गया, ठीक है ना। अब देखो, इसमें कार्बन की जो वैलेंसी के बारे में बता रखा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन किसके रूप में पाया जाता है? चतुष्फलकीय संरचना के रूप में। और ये बात किसने बताई थी? लेवेल तथा बॉन्टहोफ नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। क्या नाम है? लेवेल तथा बॉन्टहोफ के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक में केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर परमाणु या समूह की विविधता क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यदि कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है ना, और कार्बन से 4 समूह जुड़े हुए हैं, तो उस कार्बन परमाणु की या उस अणु या उस यौगिक की जो आकृति होगी वो क्या होगी? चतुष्फलकीय आकृति होगी। और जो बंद कोण होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ये सारी चीज आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, जब संकरण पढ़ाया होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, इस पॉइंट को तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया। अब बच्चों, ये असम्मित कार्बन परमाणु या क्रेल कार्बन परमाणु या त्रिविम केंद्र वाला ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर होता है। लेकिन अगले जो टॉपिक का मैं डिस्कशन करने वाला हूं, इसी के अंदर वो डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों में क्रेल तथा क्रेलता का। इस क्रेल और क्रेलता का क्या मतलब है? अगर एग्जाम में सवाल आता है तो सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा, हम लोगों को जवाब किस तरीका से देना है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को सामने डिस्कशन करने वाला हूं। ये कहानी क्लियर हो गई? बिल्कुल बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास देख जाते हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भैया, आप लोगों की वजह से ही ये YouTube चैनल चल रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं सारी क्लासेज यहाँ पर फ्री लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे आप लोगों को ही फायदा है, और आने वाले बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाएगा। इसलिए जितने भी फ्रेंड है उनमें शेयर कीजिए। देखो, आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पाएगा। आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा हूं बच्चों। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप लोग जितना हो सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंडों में आप शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, हमारे इस परिवार का सदस्य बन सके। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास देख जाते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अरे भाई, एक टीचर के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना, ठीक है। अब मैं क्रेल और क्रेलता को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा क्रेल तथा क्रेलता। ये क्रेल क्या है, क्रेलता क्या है,
अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि अगर यहां से एग्जाम में सवाल बना तो वो सवाल किस तरीका से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्रेल या क्रेलता का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी यौगिक हुआ आपका, कोई भी अणु हुआ या कोई भी वस्तु हुई जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेल। और उनके इस गुण को हम क्या बोलते हैं? क्रेलता। अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन समझना। बच्चों, कोई भी आप लोगों का अणु हो सकता है, कोई भी आप लोगों का यौगिक हो सकता है, या कोई भी आप लोगों की वस्तु हो सकती है। यदि वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रही है तो उसको हम क्रेल बोलेंगे। और उस अणु या उस यौगिक या उस वस्तु के इस गुण को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेलता बोलेंगे। देखो, मैंने इसी प्रकार से लिखा रखा है। क्रेल और क्रेलता का मतलब क्या है कि वे वस्तुएं, यौगिक या अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, मतलब एक वस्तु यहां पर है और उसको कांच के सामने रख रहे हो। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब समझे बच्चों आप लोग? आप लोगों को इससे पहले भी इन चीजों का डिस्कशन कर चुका हूं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुई कि कोई भी अणु हुआ, यौगिक हुआ, कोई भी वस्तु हुई, आप लोगों ने उसको यहां पर रखा और उसके सामने आपने मिरर को रख दिया, मतलब कांच को रख दिया। यदि ये वस्तु इस पर अध्यारोपित नहीं हो रही है, इसका मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? इस वस्तु को क्रेल बोलेंगे। और इस वस्तु के गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेलता। बस इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि कोई भी वस्तु हो सकती है, यौगिक हो सकता है या फिर अणु हो सकता है, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेल कहते हैं। एवं वस्तु, अणु या यौगिक के इस गुण को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्रेलता कहते हैं। तथा वे वस्तुएं या यौगिक या अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्रेल। देखो बच्चों, कोई भी वस्तु, अणु या यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रही है तो उसको क्रेल बोलेंगे। और यदि कोई भी वस्तु, अणु या यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रेल बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दे रखा है, हमारे बाएं हाथ तथा दाएं हाथ के दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना? ये मेरा बायां हाथ है, मतलब सॉरी, बायां, हाँ, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। ध्यान से समझना, जब मैं मेरे इस, ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड को बच्चों ध्यान से समझना, ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड को जब मैं मिरर के सामने रखता हूं, जब मैं कांच के सामने रखता हूं, तो बच्चों मुझे ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है ना? इसको मैंने दर्पण मतलब मिरर के सामने या कांच के सामने रख दिया। तो जब मैं इसको कांच के सामने रखूंगा तो ये स्ट्रक्चर मेरी इस प्रकार से दिखाई देगी कांच में। आप लोग चाहो तो इसका प्रैक्टिकल कर लेना, घर के जो आप लोगों का दर्पण है, कांच है, उसमें देख लेना। अपना राइट हैंड लेना, इस तरीका से इस राइट हैंड को लेना, कांच के सामने रखना। जब इस राइट हैंड को आप कांच के सामने रखोगे तो बच्चों वो इस तरीका से दिखाई देगा। किस तरीका से दिखाई देगा? इस तरीका से दिखाई देगा। मतलब कांच में या मिरर में हमारी जो मिरर होती है वो उल्टी दिखाई देती है। कैसे? अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चों, ये जो मेरा अंगूठा है, ये मेरा किधर की तरफ है? राइट हैंड की तरफ। लेकिन जैसे मिरर के सामने रखूंगा तो ये अंगूठा मेरा, सॉरी, ये अंगूठा है, ये अंगूठा, ये मेरा किधर की तरफ है बच्चों? ये मेरा अंगूठा है लेफ्ट हैंड की तरफ, ये मेरा लेफ्ट की तरफ है। और जैसे मैं इसको कांच के सामने रखूंगा तो ये मेरा अंगूठा किधर की तरफ आ जाएगा? राइट की तरफ। मतलब ये मिरर में, कांच में या मिरर में हमारी जो बिंब होती है, प्रतिबिंब होती है, वो क्या होती है? उल्टी होती है। तो जब मेरे राइट हैंड को मैं दर्पण के सामने रखता हूं तो बच्चों वो इस तरीका से दिखाई देती है। अब मैं इसको अध्यारोपित करता हूं। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे पर रखना। तो देखो, ये थी, ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब मेरे इस राइट हैंड को इसके ऊपर रख के देखता हूं तो देखो, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अध्यारोपित होना तब माना जाता है जब समान के सामने समान आ रहा है, ठीक है ना? मतलब अंगूठा के सामने अंगूठा आ रहा है, बड़ी उंगली के सामने बड़ी उंगली आ रही है, छोटी उंगली के सामने छोटी उंगली आ रही है। देखो बच्चों, ये मेरा राइट हैंड था, मैंने जैसे ही इसको मिरर के सामने रखा, ये इस तरीका से दिखाई दे रहा है मुझे मिरर में। अब मैं इसको अध्यारोपित करता हूं। अध्यारोपित मतलब इसकी संरचना पर रखता हूं। तो मैं इसको राइट हैंड को इस पे जो मिरर इमेज है उस पे इस तरीका से रखता हूं। तो देखो, ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैंने अध्यारोपित किया तो ये अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है
ये अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है, ये छुंगली उंगली इधर की तरफ जा रही है और ये वाली छुंगली उंगली इधर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अध्यारोपित तब मानते हैं बच्चों जब अंगूठा के सामने अंगूठा आ रहा है, मतलब समान परमाणु समूह या वस्तु के सामने समान परमाणु समूह या वस्तु आ रही है तो अध्यारोपित हो रही है, और यदि नहीं आ रही है तो अध्यारोपित नहीं हो रही है। तो जब राइट हैंड को मैंने मिरर पर रखा तो मिरर पर मुझे इस तरीका से दिखाई दी, जैसे ही मैंने इसको अध्यारोपित किया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या फिर पैरों का एग्जांपल ले सकते हो, पैरों पंजे का भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, उसको भी आपको पता है इस पंजे को रखते तो वो उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो उसकी उल्टी दिखाई देती है, तो वो भी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए मैंने एग्जांपल में लिखी है कि हमारे बाएं हाथ तथा दाएं हाथ के दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक्सप्लेन कर दिया। ये राइट हैंड है, जैसे ही मिरर के सामने रखूंगा वो ऐसा दिखाई देगा, और जब मैं इसको अध्यारोपित करूंगा तो ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है, क्योंकि अंगूठे के सामने अंगूठा नहीं आ रहा है, मतलब, और ये अंगूठा तो इधर की तरफ जा रहा है, ये अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है। जबकि अध्यारोपित होना तब माना जाता है जब अंगूठे के सामने अंगूठा आ रहा है, मतलब इस अंगूठे पर ये अंगूठा यदि आ रहा है तो अध्यारोपित हो रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है तो अध्यारोपित नहीं हो रहे। बात समझ में आ गई ना? अब बच्चों ध्यान से समझना, इसके दो पॉइंट और है, अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन अभी दो एग्जाम्पल और लूंगा, अभी मैं दो एग्जाम्पल और लूंगा, क्योंकि एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो एग्जाम्पल भी आप लोगों को शो करने पड़ेंगे। ये तो आप लोगों के लिए डेफिनेशन बोल दी, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अभी इसके दो एग्जाम्पल और लूंगा, लेकिन उससे पहले इसके दो पॉइंटों को और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब सवाल ये हुआ कि सर यदि कोई दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहा है और कोई अध्यारोपित नहीं हो रहा है, इसका प्रकाशिक समाव्यता से क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि कोई भी अणु यदि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो ऐसे अणु या यौगिक प्रकाशिक समाव्यता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहे हैं ऐसे अणु या यौगिक प्रकाशिक समाव्यता को प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, अर्थात प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहे हैं वो प्रकाशिक असक्रिय होते हैं, अर्थात ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ये इसके दूसरा और तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। अब बच्चों मैं आप लोगों के सामने इसके दो एग्जांपल लेता हूं, और दो एग्जांपलों से ये टॉपिक भी हम लोगों का बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में सवाल उसी तरीका से पूछा जाएगा, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एग्जाम में सवाल इस तरीका से आएगा 1.5 या 2 नंबर का, कि क्रेल तथा क्रेलता से आप लोग क्या समझते हैं। तब आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी लैंग्वेज लिखना, ये एग्जाम्पल लिखना है, और इसके साथ दो एग्जाम्पल और करवाने वाला हूं, वो दोनों एग्जाम्पल भी बच्चों आप लोगों को लिखने हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं उनको भी, उन एग्जाम्पल को भी करवा देते हैं। देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया है, और एक एग्जाम्पल बच्चों मैंने किसका लिया? ट्यूब्यूटेनॉल का। ये एग्जाम्पल बच्चों मैंने किसका लिया? ट्यूब्यूटेनॉल का। ठीक है, ट्यूब्यूटेनॉल को मैं आप लोगों के लिए एक तो बोर्ड पर लिख देता हूं। ये संरचना होती है बच्चों ट्यूब्यूटेनॉल की, ठीक है ना? ये संरचना किसकी होती है? ट्यूब्यूटेनॉल की, CH2CH3, ठीक है ना? अब देखो, ये आप लोगों का कौन रहा? कार्बन परमाणु, जिसको मैंने यहां पर शो कर दिया। ये जो कार्बन परमाणु है ना बच्चों आप लोगों का, ये कार्बन परमाणु मैंने यहां पर बीच में शो कर रखा है, ठीक है? ये कार्बन परमाणु, इस कार्बन परमाणु से एक आप लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों का हाइड्रोजन रहा। इस कार्बन परमाणु से एक आप लोगों का OH जुड़ा है, ये OH मैंने यहां पर लिख दिया। इस कार्बन परमाणु से एक आप लोगों का CH3 जुड़ा है, ये CH3 मैंने यहां पर लिख दिया। और इस कार्बन परमाणु से एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, जिसको शॉर्टकट में हम C2H5 भी लिखते हैं। तो ये एथिल समूह को मैंने C2H5 के रूप में यहां पर लिख दिया। और बच्चों ये जो बीच वाला कार्बन परमाणु है, केंद्रीय कार्बन परमाणु,
इससे चारों समूह आप लोगों के अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए ये किरैल कार्बन परमाणु हो गया या असममित कार्बन परमाणु हो गया या त्रिविम केंद्र हो गया, क्योंकि इसी की वजह से कोई भी अणु या यौगिक प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो CH3 एक अलग समूह है, OH एक अलग समूह है, C2H5 मतलब एथिल समूह एक अलग है और हाइड्रोजन एक अलग है। कार्बन से जुड़े चारों समूह आप लोगों के अलग अलग है। तो किरैल कार्बन परमाणु हो गया और किरैल कार्बन परमाणु को बच्चों हम स्टार से शो करते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम ये देखेंगे क्या ये अणु या यौगिक प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या ये अणु या यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसका नाम लिख देता हूं, ये हमारी रियल स्ट्रक्चर है। अभी मैंने कांच के सामने नहीं रखा है, ये मेरी रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर है तो इसको मैंने, रियल मतलब वास्तविक संरचना, इसको मैंने किससे शो कर दिया, डी या प्लस ट्यूब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, डी से शो कर सकते हो या प्लस से शो कर सकते हो, नाम क्या है, ट्यूब्यूटेनॉल, या इसको हम दक्षिण ध्रुवन घूर्णक भी बोलते हैं। जो रियल संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने मिरर को रखूंगा, जैसे ही मैं इसके सामने दर्पण को रखूंगा या कांच को रखूंगा बच्चों, तो ये संरचना क्या हो जाती है आप लोगों की उल्टी। कांच के सामने या दर्पण के सामने जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को रखूंगा तो दर्पण में बच्चों ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी। किस तरीका से कि CH3 और ये C2H5 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएंगे। यहां पर देखिए बच्चों, ये OH किधर की तरफ है, राइट की तरफ, और ये हाइड्रोजन किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ। लेकिन जैसे ही दर्पण के सामने रखूंगा तो बच्चों ये राइट से किधर की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है जो इधर लेफ्ट की तरफ था, ये दर्पण में किधर की तरफ दिखाई देगा, राइट की तरफ। याद रखना बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों का क्या हो गया, उल्टा हो गया। और यदि ये दर्पण प्रतिबिंब उल्टा हो गया तो इसको किससे शो करते हैं, एल या माइनस ट्यूब्यूटेनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक। बात समझ में आ गई। रियल स्ट्रक्चर का क्या हो गया, घूर्णन हो गया, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक से वो किस में बदल गया, वाम ध्रुवन घूर्णक में। मुझे कैसे पता लगा कि ये दक्षिण ध्रुवन घूर्णक वाम ध्रुवन घूर्णक में बदल गया, बच्चों उसको आप यहां से देखोगे कि जब हमारी रियल स्ट्रक्चर थी तो ये OH किधर की तरफ दिखाई दे रहा था, राइट की तरफ, ये हाइड्रोजन किधर की तरफ दिखाई दे रहा था, लेफ्ट की तरफ। लेकिन जैसे ही दर्पण के सामने इस स्ट्रक्चर को रखा तो ये OH जो राइट की तरफ दिखाई दे रहा था, दर्पण में ये किधर की तरफ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट की तरफ, और ये हाइड्रोजन जो रियल स्ट्रक्चर में लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा था, वो दर्पण में किधर की तरफ आ गया, राइट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये संरचना इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रही है। कैसे कि अगर इस संरचना को मैं यहां से उठाऊं, जैसे कि जैसे यहां से उठाऊं, और काल्पनिक रूप से आप लोग सोच के चलिए, इस संरचना को मैं जैसे ही यहां से उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो अध्यारोपित नहीं होगी। वो इसलिए अध्यारोपित नहीं होगी क्योंकि इस हाइड्रोजन के सामने तो कौन आ जाएगा, OH, और इस OH के सामने कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। मतलब ये दोनों ही संरचना एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रही है, तो मतलब ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, क्या कोई भी अणु या कोई भी यौगिक यदि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, और यदि वो अध्यारोपित हो रहा है तो वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ये संरचना इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रही है। तो मैंने यहां पर लिखा है ये जो अणु है आप लोगों का, ये अणु, ये किरैल अणु है क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा। ये क्या हो गया, इसका चित्र हो गया। मतलब इस चित्र का मतलब क्या है कि ये अणु आप लोगों का किरैल अणु है क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं 2-प्रोपेनॉल का। चलो ठीक है, ले लेते हैं 2-प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल। देखते रहिए आप लोग बोर्ड की तरफ। ये एग्जाम्पल 1 था, आप लोगों के समझ में आ ही गया। अब एग्जाम्पल 2 को भी ले लेता हूं। देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो मैं किसको ले रहा हूं, 2-प्रोपेनॉल को। ठीक है ना, ये दूसरे एग्जाम्पल ले लिया 2-प्रोपेनॉल, प्रोप एन ऑल। ठीक है जी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है 2-प्रोपेनॉल की,
ये संरचना होती है भाई साहब 2 प्रोपेनॉल की। हो गए ना, 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल हो गया। अब देखिए बच्चों, इस कार्बन परमाणु से एक आप लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक आपका OH जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन परमाणु से दो आप लोगों की CH3 समूह जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं इस तरीका से शो कर सकता हूं, देखो बोर्ड की तरफ। ये बीच में कार्बन परमाणु हो गया, इससे ये हाइड्रोजन हो गया, ये OH हो गया, इधर भी CH3 हो गया और इधर भी CH3 हो गया। और इसको मैं किसके सामने रख दूं? दर्पण के सामने, मिरर के सामने। अब आज सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या इसमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित है या नहीं है? तो देख लेते हैं। क्रेल कार्बन परमाणु की डेफिनेशन क्या है कि कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, या कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, जब आप लोग इस अणु को देखोगे, इस 2 प्रोपेनॉल को देखोगे आप लोग, तो देखो ये CH3 तो एक, सॉरी, ये हाइड्रोजन एक अलग समूह है, ये OH एक अलग समूह है। लेकिन बच्चों, ये दोनों CH3 समूह क्या है? समान है। देखो इधर भी CH3 समूह जुड़ा है और इधर भी CH3 समूह जुड़ा हुआ है। मतलब यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी समान नहीं है, सॉरी, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं है, कार्बन की 2 वैलेंसी क्या हो रही है? यहां पर समान हो रही है। तो इसमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। और किसी भी अणु या यौगिक में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है तो वो कौन होता है? एक्रेल अणु या यौगिक। और एक्रेल अणु या यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। कैसे? इसको जब मैं कांच के सामने रखूंगा, मिरर के सामने रखूंगा, तो यह संरचना बच्चों इस तरीका से दिखाई देगी। ये CH3 यहां पर, ये CH3 यहां पर, ये OH यहां पर, ये OH यहां पर। बात समझ में आ गई ना? इसी संरचना को जब हम दर्पण के सामने रखते हैं तो बच्चों को इस प्रकार की दिखाई देती है। अब देखो, क्या ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रही है, नहीं हो रही है? तो एक काम करते हैं, ये यहां से मैंने उठाया और इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं, तो ये संरचना इसके ऊपर अध्यारोपित हो रही है। कैसे? कि देखो बच्चों, कार्बन के सामने कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है, इस CH3 के सामने ये CH3 आ रहा है, और इस CH3 के सामने ये CH3 आ रहा है। मतलब जब आप इस संरचना को इसके ऊपर रखोगे तो यह संरचना इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगी। अध्यारोपित का मतलब है समान समूह के सामने समान समूह आ जाना। यदि समान समूह के सामने समान समूह आ रहा है, इसका मतलब वो अध्यारोपित हो रहे हैं। और यदि समान समूह के सामने समान समूह नहीं आ रहा है, कोई दूसरा समूह आ रहा है, तो वो अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। और जो अध्यारोपित नहीं हो रहे होते हैं वो क्रेल अणु या यौगिक होते हैं, जो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। और जो जिनमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होते, वो क्रेल अणु या यौगिक होते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं। और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये आप लोगों की ये संरचना हो गई। मैं लिख देता हूं चित्र। यहां पर चित्र क्या हो गया? एक्रेल, एक्रेल अणु, क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? ये इसकी पूरी कहानी है। अब ये बताइए बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? और इस तरीका से बच्चों आप लोगों का ये क्रेल तथा क्रेलता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्जाम में यदि सवाल आ जाए क्रेल तथा क्रेलता के बारे में, क्रेल तथा क्रेलता से आप लोग क्या समझते हैं, और 1 1.5 या 2 नंबर का दे दिया, तो पहले तो पूरी डेफिनेशन लिख देना। डेफिनेशन वो बाएं हाथ दाएं हाथ वाले को लिख देना, और 2 एग्जाम्पल ले लेना। एक तो अभी आप लोगों के सामने मैंने 2 ब्यूटेनॉल का लिया है, और एक अभी आप लोगों के सामने मैंने 2 प्रोपेनॉल का लिया है। दोनों एग्जाम्पल लिख देना आप लोगों को बटे में से बटे नंबर आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीका से लिख दिया और एग्जाम्पल भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से लिख दिया। बात समझ में आ गई ना बच्चों? और इसी के साथ ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, जिसमें डिस्कशन करूंगा प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी के बारे में। ये प्रतिबिंब रूप क्या होता है या ये प्रतिबिंब समावयवी क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूं और इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं। उसके साथ मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का। बात समझ में आ गई? तो देखते रहिए बच्चों, उसको भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए।
तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है बच्चों प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी। 1.5 या 2 नंबर का एग्जाम में ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर कर देता हूं, मेरे पास जगह कम है, यहां पर कर देता हूं भैया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, बहुत ज्यादा स्टार लगा दीजिए इस पे, जितने स्टार है उतने स्टार लगा दीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इसका सवाल पूछ रखा है 1.5 या 2 नंबर का। अब आप लोगों के लिए इस पूरे टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। हेडिंग है हम लोगों की प्रतिबिंब रूप। हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी। एग्जाम में सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रतिबिंब रूप नाम से भी बन सकता है और प्रतिबिंब समावयवी नाम से भी एग्जाम में सवाल हमसे पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले तो हम इसका बेसिक समझते हैं। देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था प्रतिबिंब रूप हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है डी रूप और एक होता है एल रूप। डी रूप को हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं और एल रूप को हम वाम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। और ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक किसी भी अणु या यौगिक में तब उत्पन्न होता है जब उसमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो इस क्रेल कार्बन परमाणु को अभी थोड़ी देर पहले हमने त्रिविम केंद्र बोला था, जो कि प्रकाशिक समावयवता के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, ये प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी तभी प्रदर्शित होगी जब कोई भी अणु या कोई भी यौगिक में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, क्योंकि डी रूप और एल रूप तभी बनेंगे जब किसी भी अणु या यौगिक में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा। तो बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कोई भी अणु या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है उनको हम प्रतिबिंब रूप और इस समावयवता को प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। जैसे कि वही चीज कि वे त्रिबिंब समावयवी, त्रिबिंब समावयवी इसलिए बोला है क्योंकि अणु या यौगिक के पास में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। तो वे त्रिबिंब समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक डी रूप होता है, एक एल रूप होता है। तो डी रूप को जब एल रूप के ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो वो अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है ना? दोबारा से देख लो, वे त्रिबिंब समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें प्रतिबिंब रूप या इन एंसोमर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? इन एंसोमर बोलते हैं। तो यदि एग्जाम में सवाल इन एंसोमर से आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये प्रतिबिंब रूप नाम से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है और इन एंसोमर नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये हिंदी में प्रतिबिंब रूप बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग इन एंसोमर बोलते हैं। इन एंसोमर कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये प्रतिबिंब रूप किसी भी अणु या यौगिक में तभी प्रदर्शित होगा जब अणु या यौगिक आप लोगों का क्या होगा? क्रेल। ये बात तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि अणु या यौगिक में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा तभी तो उसके डी रूप और एल रूप बनेंगे। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये गुण तभी प्रदर्शित होगा किसी भी अणु या यौगिक में जब उसके पास में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि लैक्टिक अम्ल के प्रतिबिंब रूप निम्न प्रकार है। यह संरचना किसकी है? लैक्टिक अम्ल की। लैक्टिक अम्ल में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ये क्रेल कार्बन परमाणु है जिसको मैंने स्टार से शो कर दिया, और इस कार्बन से जो 4 समूह जुड़े हैं वो चारों समूह आप लोगों के अलग अलग है, चारों ग्रुप आप लोगों के अलग अलग है। देखो CH3 एक अलग चीज है, OH एक अलग चीज है, COOH एक अलग चीज है और हाइड्रोजन एक अलग चीज है। मतलब कार्बन से जुड़ी चारों वैलेंसी कार्बन की क्या है? अलग अलग है। तो कॉमन सी बात है, ये क्रेल कार्बन परमाणु हो गया और ये अणु कौन हो गया? आप लोगों का क्रेल अणु। इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो वास्तविक संरचना होती है, उसको हम किससे शो करते हैं? D से। तो D लैक्टिक अम्ल, जो कि कौन होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जैसे ही मैं इसको मिरर के सामने रखता हूं बच्चों, ये OH इधर कहां पर है? राइट की तरफ। ये कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। ये हाइड्रोजन कहां पर है? लेफ्ट की तरफ। जैसे मिरर के सामने रखोगे ये कहां पर आ जाएगा? आप लोगों को राइट की तरफ। बात समझ में आ गई ना? मतलब ये संरचना इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस संरचना को इसके ऊपर रखोगे, तो देखो जैसे इस संरचना को इसके ऊपर रखोगे बच्चों, तो ये OH तो कहां पर आ जाएगा? यहां पर, इस हाइड्रोजन के सामने। और ये H किसके सामने आ जाएगा? इस OH के सामने आ जाएगा। मतलब समान समूह के सामने समान समूह नहीं आ रहा है,
समान समूह के सामने विपरीत समूह आ रहा है, दूसरा समूह आ रहा है, इसका मतलब वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। और यदि कोई भी अनुयायी यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, वो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, अर्थात वो प्रकाशिक सक्रिय होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बस यही चीज है। ये मैंने शो कर दिया, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो गया, ये वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया, और नीचे लिख दिया लैक्टिक अम्ल के प्रतिबिंब रूप। लैक्टिक अम्ल के प्रतिबिंब रूप दो होते हैं, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और दूसरा प्रतिबिंब रूप क्या होता है? वाम ध्रुवण घूर्णक। बात समझ में आई या नहीं आई? ये पूरा आप लोगों का टॉपिक है। अब सवाल ये होता है, सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा सकता है? एग्जाम में सवाल बच्चों ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी किसे कहते हैं? तो आप लोगों को क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख दी है, ये एग्जाम्पल लिख देना और एक दो पॉइंट और लिख देना। एक पॉइंट तो ये लिख देना कि किसी भी अणु या यौगिक में ये गुण तभी प्रदर्शित होता है जब उसके पास में क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। और एक पॉइंट और लिखना। एक पॉइंट क्या लिखोगे, मैं बोल के बता देता हूं कि प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे कि गलनांक, क्वथनांक और विलेयता तो क्या होती है? समान, लेकिन इनके प्रकाशिक गुण अलग अलग होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। तो इनके भौतिक गुण गलनांक, क्वथनांक और विलेयता तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन इनके प्रकाशिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग। क्योंकि एक का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है तो दूसरे का वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, हो तो गए अलग अलग। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? क्योंकि अबे यार एक बात बताओ, इसकी और इसकी संरचना, अनुसूत्र तो दोनों का सेम ही है, इसका और इसका अनुसूत्री तो सेम ही है, केवल मिरर के सामने तो स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। तो जो विलेयता इसकी होगी वही विलेयता इसकी होगी, जो गलनांक किसका होगा वही गलनांक किसका होगा, जो क्वथनांक किसका होगा वही क्वथनांक किसका होगा। लेकिन इनके जो प्रकाशिक गुण है वो अलग हो गए। क्यों? क्योंकि ये घूर्णन को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक घुमाता है और ये घूर्णन को वाम ध्रुवण घूर्णक घुमाता है। इसका मतलब दोनों के प्रकाशिक गुण अलग हो गए, लेकिन भौतिक गुण दोनों के क्या होते हैं? समान होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? यार एक बात बताइए, इसको मैं कॉमन एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूं। मैं हूं, अब मैं अपने चित्र को, जैसे मैं यहां पर बढ़िया दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं। मेरी ये जो मेरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी वास्तविक संरचना है। जैसे ही मैं कांच में देखूंगा अपनी शक्ल को, तो कांच में देखते मैं कोई सलमान खान या कोई शाहरुख खान या कोई मैं अक्षय कुमार या रणबीर कपूर थ्रो हो जाऊंगा। मैं जो मैं कांच में दिखाई दूंगा तो कांच में मेरी वही शक्ल दिखाई देगी। ऐसा तो नहीं है कि रियल स्ट्रक्चर में तो मैं, रियल स्ट्रक्चर तो मेरी राम चतुर्वेदी की है और कांच में देखते मैं अक्षय कुमार या रणबीर कपूर हो गया। नहीं, कांच में भी मैं राम चतुर्वेदी या मिरर में भी मैं राम चतुर्वेदी दिखाई दूंगा। तो मेरी जो भौतिक गुण है, जैसे कि जो भी मेरे शरीर की स्ट्रक्चर है वो कांच में समान दिखाई देगी, जो है राम चतुर्वेदी रियल में भी है और राम चतुर्वेदी उस मिरर के अंदर भी है। लेकिन कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मेरा जो मिरर है ना वो उल्टा हो जाएगा। मतलब मेरे प्रकाशिक गुण चेंज हो जाएंगे। कैसे प्रकाशिक गुण? भाई जो मेरी स्ट्रक्चर है वो तो रहेगी, लेकिन मेरे प्रकाशिक गुण कैसे चेंज होंगे? क्योंकि जैसे मैं मिरर में अपना मुंह देखूंगा तो मेरा जो बिंब है मिरर में वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो और सारी चीज मेरी समान रहेगी, बस मेरे जो प्रकाशिक गुण वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि रियल स्ट्रक्चर में मैं ऐसे दिखाई दूंगा और जैसे ही मिरर के सामने देखूंगा तो मेरा बिंब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ना कि मैं कोई रणबीर कपूर या अक्षय कुमार बनने वाला हूं उस मिरर के अंदर। बात समझ में आ गई ना? तो इसको इस तरीका से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना? तो इनके भौतिक गुण, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता और जी जो भी भौतिक गुण है, इन दोनों के क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रकाशिक गुण दोनों के अलग अलग होते हैं। और इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हुआ। एग्जाम में यदि यहां से सवाल बने तो आप लोग आराम से करके आ जाना। और आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। अब बच्चों ये बताइए आप लोग, आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा? यदि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, सर आज की क्लास आपकी भौकाल थी, तो बच्चों आप लोग कोई बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स कर देना। यदि आज की क्लास में आपको कोई कमी नजर आती है वो भी लिख देना भैया आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमी भी होती है उसकी। यदि कोई भी कमी आपको नजर आती है आप वो लिख दीजिए, और अगर आपको कोई खूबी नजर आती है वो भी लिख दीजिए आप लोग। कमी होगी तो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी का जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों के सभी फ्रेंडों में आप लोग लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें। और एक बात बेहद इंपॉर्टेंट बात, वो बात क्या है बच्चों, आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख देता हूं बच्चों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राम चतुर्वेदी 95 49। ये बच्चों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सभी बच्चे मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लेना, ठीक है ना? राम चतुर्वेदी 9549।
ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कर लेंगे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं बच्चों, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।